हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में। आज है हमारा डे नंबर 79। आज एक कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे। कई बार क्या होता है, जो डीएलआर का सेट आता है कैट एग्जाम में, उसमें आपको सेट में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे आप कंप्लीट सेट क्रैक नहीं कर पाते। आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अलग अलग केसेस बना करके सोल्व करना होता है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस डे पर जो सेट डिस्कस कर रहे हैं उसके थ्रू ये समझेंगे कि वहां पर अपने टाइम को कैसे मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, तो कैसे उन केसेस को बनाएं, कैसे उस टाइम को मिनिमाइज करें, सो दैट हम जल्दी से जल्दी चारों सवाल अपने आंसर कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा ही है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे ये अप्रोच आपको समझाना था। ओके, so 5 persons, Amit, Vijay, Candy, Danny and Elenja, each born in a different year among 1976, 77 up to 1980. Okay, not necessarily in that order, are residing at 5 different places: Delhi, Mumbai, Lucknow, Hyderabad and Patna. Following is the additional information about them. तो 5 लोग हैं, आप उनको ए बी सी डी कह सकते हैं, राइट। ए बी सी डी 5 लोग हैं। उनके बोर्न ईयर्स गिवन है, बर्थ ईयर्स 1976 से लेकर 1980 तक, राइट, इन एनी रैंडम ऑर्डर। और उनका रिसाइडिंग सिटी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद एंड पटना, राइट। तो बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स है, 3 वेरिएबल्स है, उनको हमें मैच करना है। तो प्रॉब्लम तो डिस्ट्रीब्यूशन की है, इतना समझ आ रहा है। ओके, टेबल बनाएंगे 3 कॉलम्स की, राइट, और इस इंफॉर्मेशन को उसमें फिल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस टाइप की टेबल है। अब उसमें यहां पर ए बी सी डी ई, राइट, ये 5 लोग आ गए, ए बी सी डी एंड ई। अगर हम स्टेटमेंट 1 को रीड करें, ये कह रहा है कैंडी इज नॉट दी एल्डेस्ट। कैंडी इज नॉट दी एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो अर्लीस्ट बोर्न नहीं हो सकता, मतलब 1976 ईयर बोर्न नहीं हो सकता ना कैंडी, राइट। तो सी के सामने आप 1980 ईयर को, 1976 ईयर को क्रॉस कर लो, क्रॉस 1976। एल्डेस्ट नहीं है ना। अब 1976 को छोड़कर वो किसी भी ईयर में बोर्न हो, वो एल्डेस्ट नहीं रहेगा। तो हमने इस कंडीशन को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया है, राइट। इसके बाद आपको इसमें कुछ लिखने की नीड नहीं होगी। ओके, तो क्रॉस 1976। ऑल्सो ही इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ। तो उसका जो सिटी वाला कॉलम है उसमें मैं लखनऊ को क्रॉस कर लेता हूं, क्रॉस लखनऊ, जस्ट LUC के लिख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई और सिटी भी लिखना हुआ यहाँ पर तो फिर ज्यादा स्पेस ना गिर जाए। ठीक है, इतना समझ आया। अब चलते स्टेटमेंट नंबर 2 पर। ये कह रहा है डैनी इज द यंगेस्ट बट ही इज नॉट स्टेइंग इन दिल्ली। तो डैनी इज द यंगेस्ट, डैनी इज द यंगेस्ट। यंगेस्ट कौन होगा? जो सबसे लेट बोर्न होगा, राइट। जो 1980 बोर्न होगा वही तो सबसे लेट बोर्न हुआ, वही यंगेस्ट होगा। तो 1980 डैनी का जो बर्थ ईयर है वो 1980 है। ये बात यहां से हमारी फिक्स है, 1980। ऑल्सो डैनी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, सो इसके सामने DEL को मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, याद रहेगा हमें। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया, उनको आई डोंट थिंक सो फर्दर हमें देखने की नीड होगी, राइट। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एलेंजा इज यंगर टू विजय हु इज स्टेइंग इन मुंबई। सो पहले सिर्फ इतने फ्रेज को पढ़ लो, एलेंजा इज यंगर टू विजय। इसका मतलब क्या है? एलेंजा की एज विजय की एज से कम है, और अगर एलेंजा की एज विजय की एज से कम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो विजय है वो 1980 बोर्न नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर विजय 1980 बोर्न हुआ तो नो मैटर एलेंजा का बर्थ ईयर कौन सा है, वो विजय से यंगर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है, राइट। सो विजय के सामने मैं 1980 क्रॉस कर लूं। एक चीज मुझे यहां पर स्ट्राइक कर रही है कि 1980 तो ऑलरेडी रिजर्व ईयर है, 1980 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो हम एलेंजा को 1980 तो नहीं दे सकते। अगर एलेंजा को 1980 नहीं दे सकते तो वर्स्ट केस में एलेंजा को क्या दे सकते हैं? 1979। आप अगर इसको 1979 देते हो और विजय से ये
यंगर है, तो दैट मीन्स विजय की एज 1979 से, विजय का बर्थ ईयर 1979 से लेस वाला होगा, मतलब 1978, 75, 76 या फिर 77, तो दैट मीन्स विजय को हम 1979 भी क्रॉस कर दें, राइट। इसको हमें 1979 भी क्रॉस करना होगा, क्योंकि ये कभी भी 1979 इसका बर्थ ईयर नहीं हो सकता। बाकी तीनों पॉसिबल हैं, बाकी के तीनों हो सकते हैं, 1976 भी पॉसिबल है, 77 भी पॉसिबल है, 78 भी पॉसिबल है। एलेंजा को हर किसी केस में हम यंगर उससे बना पाएंगे। ओके, ये इसका एक एस्पेक्ट। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अगर आप विजय की एज के बारे में सोच रहे हो, अब एलेंजा की एज के बारे में सोचो, एलेंजा के बर्थ ईयर के बारे में। आप चाहते हो कि एलेंजा विजय से यंगर हो, मतलब एलेंजा से बड़ा कम से कम 1% तो होना चाहिए विजय अल्टीमेटली, तो दैट मीन्स एलेंजा सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो आप इसको क्रॉस कर दो 1976, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर यहां पर आपने 1976 ईयर एलेंजा को दे दिया ना, तो आप चाहे फिर विजय की एज कुछ भी रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एलेंजा कभी भी यंगर नहीं हो पाएगा विजय से, राइट। बात समझ आई? ठीक है। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और याद रखने के लिए मैं एक स्टेटमेंट और यहां पर ऐड कर रहा हूं, एक लॉजिकल नोटेशन, कि एलेंजा की एज विजय की एज से कम है, E लेस देन B, राइट। अब मेरा जो फ्रेज मैंने अंडरलाइन किया था वो मैंने पूरा अच्छे से नोट कर लिया है। उसके बाद का स्टेटमेंट रीड करें तो वो कह रहा है हु इज स्टेइंग इन मुंबई। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमा लगा है विजय के बाद और फिर ये फ्रेज है हु इज स्टेइंग इन मुंबई, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है विजय को रेफर कर रहा है। सिंपल, ये बहुत बार आपने एनकाउंटर किया होगा जब आप पढ़े होंगे लॉजिकल रीजनिंग। तो हु इज स्टेइंग इन मुंबई, विजय की बात हो रही है, तो विजय का जो सिटी है वो क्या आ गया? मुंबई। ये भी इंफॉर्मेशन फिक्स है, विजय का सिटी मुंबई। ओके, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स कंप्लीटली डन है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है अमित इज एल्डर टू एटलीस्ट 2 persons एंड इज नॉट स्टेइंग एट हैदराबाद। सो अमित इज एल्डर टू एटलीस्ट 2 persons, कम से कम 2 लोगों से एल्डर है। अगर वो कम से कम 2 लोगों से एल्डर है, इसको ऐसा कहते कि कम से कम 2 लोग अमित से छोटे हैं, एक ही बात है। अगर कम से कम 2 लोग अमित से छोटे हैं तो अमित का बर्थ ईयर 1979 नहीं हो सकता, और 1980 तो ऑलरेडी क्रॉस है ही, क्योंकि 1980 आपने डी के साथ रिजर्व कर दिया है, तो उसको कहीं और लिखने की नीड नहीं है, राइट। तो एक तो डी अमित से छोटा है और एक कोई और अमित से छोटा है जो कि 1979 बॉर्न होगा। कम से कम ये 2 लोग तो अमित से छोटे होने चाहिए। बात समझ आई? तो ए के सामने मैंने क्रॉस कर दिया 1979, राइट। और थोड़ा लॉजिकल नोटेशन में अगर इसको मेंशन आपको करना है तो आप बोल दो, राइट, अमित इज एल्डेस्ट टू एटलीस्ट 2 persons. So Amit, right, is greater than is equal to 2 persons, right। एज के साथ ही हम लिख रहे हैं तो उससे अंडरस्टूड है। ओके, नाउ अमित इज नॉट स्टेइंग एट हैदराबाद, तो उसके सामने जो सिटी है वहां पर क्रॉस HYD मैंने लिख दिया है, राइट। हैदराबाद से वो नहीं है। ओके, अब चलते हैं, स्टेटमेंट 4 डन है। स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है? कैंडी इज एल्डर टू एलेंजा हु इज स्टेइंग इन पटना। अगेन ये जो हु इज स्टेइंग इन पटना किसके लिए कहा होगा? एलेंजा के लिए। तो एलेंजा का सिटी तो फिक्स है पटना, राइट, पटना सिटी है। व्हाट एल्स? कैंडी इज एल्डर टू एलेंजा, राइट। सो E इज लेस देन B, ऑल्सो E इज लेस देन C। ये कह सकते हैं कैंडी अगर एलेंजा से एल्डर है तो कैंडी की एज 1979 नहीं हो सकती, राइट। क्रॉस कर दो 1979, क्योंकि वर्स्ट केस में 1979 एलेंजा के लिए अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि 1980 अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके, तो हमने सारे स्टेटमेंट्स यूटिलाइज कर लिए हैं और कुछ अब इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टेबल में जो कुछ हमें दिख रहा है उसी से फर्दर इंफॉर्मेशन फिल करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाओ एज वाले कॉलम में 1979 क्रॉस ए के सामने है, बी के सामने है और सी के सामने है, और डी की एज, डी का बर्थ ईयर 1980 फिक्स है।
तो 1979 तीन जगह क्रॉस हो गया, दैट मीन्स 1979 आ जाएगा ई के पास, ये फिक्स है 1979। ओके, अब आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2% हो। क्या नहीं से अब इस इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि अब आप ए को कोई भी बर्थ ईयर दोगे, उससे छोटे दो लोग हैं डी एज वेल एज ई, राइट। तो अब इसको तो ये तो टिक हो चुका है, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन तो टिक हो चुकी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ओके ना, फर्दर अगर किसी और के बर्थ ईयर के बारे में सोचे तो जैसे ए के सामने 1979 क्रॉस 1979 क्रॉस 1979 क्रॉस, तो ये हम यूटिलाइज कर चुके हैं। 1979 क्रॉस से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ई की एज ऑलरेडी आप सेट कर चुके हैं। ये जो बिलो वाली इंफॉर्मेशन है उससे हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। जैसे आपने ई का बर्थ ईयर 1979 लिखा, अब आप बी को 1978, 77, 76 कोई भी एज दे वर्क्स, सी को भी कोई भी एज दे वर्क्स, कोई भी बर्थ ईयर दे। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन है एज से रिलेटेड वो हमारे पास है ही नहीं, बेसिकली उस पर ऑलरेडी आप टिक कर चुके हैं, राइट। ठीक है, बस एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सी के सामने 1976 बर्थ ईयर क्रॉस है। तो जो सी के सामने 1976 बर्थ ईयर क्रॉस है, तो दैट मीन्स सी के सामने जो एज आ पाएगी वो आ पाएगी आइदर 1977 बर्थ ईयर और 1978, ये दो ही आ सकती हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। सी का जो बर्थ ईयर है वो या तो 1977 हो पाएगा या फिर 1978। ओके, एक केस कंसीडर करो, अगर सी का बर्थ ईयर 1977 है तो ए के लिए क्या बचा, ए और बी के लिए, इनके लिए बचा 1976 और 1978। वो इन दोनों में कैसे भी आ सकता है, क्योंकि किसी पर भी क्रॉस नहीं बना। ओके, अगर सी का 1978 है तो दो ईयर्स बचे 1976 1977, अगेन वो ए एंड बी में कैसे भी आ सकता है, राइट। तो मुझे ये समझ रहा है कि सी में 1977 उसके करस्पॉन्डिंग दो केस बन रहे एज के बेसिस पर, और सी में 1978 उसके करस्पॉन्डिंग में दो केसेस बन रहे एज के बेसिस पर। ओके, तो उसको फिल करने नीड नहीं है, बस आपको बचे हुए ईयर्स को वहां पर फिल कर देना, सिंपल। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में। तो एज वाला तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलते सिटी वाले पर। सिटी वाले में कुछ हो पाएगा क्या, मुंबई बी के लिए फिक्स है, पटना ई के लिए फिक्स है, और तीन सिटीज बचा हैदराबाद लखनऊ दिल्ली। ए में हैदराबाद क्रॉस है तो वहां पर लखनऊ दिल्ली में से कोई आ सकता है, सी में लखनऊ क्रॉस है तो हैदराबाद दिल्ली में से कोई आ सकता है, और डी में दिल्ली क्रॉस है तो हैदराबाद लखनऊ में से कोई आ सकता है। किसी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन फर्दर नहीं है, तो मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूं, इससे ज्यादा हम फिल भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ पर्संस अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस। एज के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ूं, डी सी ई बी ए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहे हो आप, इंक्रीजिंग मतलब ए की एज बी से ज्यादा है, पॉसिबल है, बी की एज ई से ज्यादा है, वो तो हमें यहीं से दिख रहा है टिक जो बना हुआ है, ई की एज सी से ज्यादा है, ये रेस्ट्रिक्शन को हमें फुलफिल नहीं कर रहा। बेसिकली ई की एज तो सी से कम थी ना यहाँ पर, तो ई की एज अगर सी से ज्यादा ऑप्शन ए में, दैट मींस ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर, राइट। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि मैं ये तो बताना था कैन नॉट बी द ऑर्डर, तो ए कैन नॉट बी द ऑर्डर, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। ए पॉसिबल नहीं है ऑर्डर में। ओके, आप बी सी डी को चेक करेंगे तो आपको उसमें दिख जाए कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर ये है डी ई बी सी ए, मतलब आप कह रहे हो कि ए की एज क्या है, ए का बर्थ ईयर 1976 पॉसिबल है, सी का बर्थ ईयर 1977 हो सकता है ना, राइट, टेबल से देख लो। बी का बर्थ ईयर 1978 हो सकता है, ई का 1979 और डी का 1980, तो बी ऑप्शन तो पॉसिबल है। ऐसे आप सी और डी दोनों के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ अमित इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ, मतलब आप कह रहे हो कि अमित के सामने लखनऊ क्रॉस है, अगर अमित के सामने लखनऊ क्रॉस कर दिया तो टिक क्या होगा फिर, दिल्ली। हैदराबाद क्रॉस लखनऊ क्रॉस तो दिल्ली आ जाएगा। अमित के सामने दिल्ली,
अब बचा हैदराबाद एंड लखनऊ। लखनऊ सी के सामने क्रॉस है तो सी के सामने आ गया हैदराबाद और डी के सामने आ गया लखनऊ, राइट। इतना हो गया। सो इफ अमित इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ, तो हमने सिटी फिक्स कर दिए, देन द पर्सन स्टेइंग इन हैदराबाद वाज डेफिनेटली नॉट बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो हैदराबाद के सामने कौन सा ईयर डेफिनेटली क्रॉस है? हैदराबाद के सामने वाला पर्सन 1977 या फिर 1978 से हो सकता है। 1977 इससे हो सकता है, 1978 से हो सकता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। किससे नहीं हो सकता? 1976 से नहीं हो सकता, तो उसको टिक कर दो। ओके, ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक। तो जो हमने भी ऐड किया उसको हटा देते हैं, राइट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू। कौन सा ट्रू हो सकता है? ओके, सो सी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड वाज बोर्न इन 1980। सी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, सी दिल्ली से हो सकता है, यस, बट वाज बोर्न इन 1980, 1980 बोर्न नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ट्रू नहीं है। सेकंड ऑप्शन अमित इज रिसाइडिंग इन लखनऊ एंड वाज बोर्न इन 1979, नहीं, 1979 में तो ई है, ये भी ट्रू नहीं हो सकता। सी ऑप्शन डैनी इज रिसाइडिंग इन हैदराबाद एंड वाज बोर्न इन 1980, यस, डी 1980 बोर्न है, डी कैन बी फ्रॉम हैदराबाद आल्सो, राइट। तो ये ट्रू हो सकता है। एलेंजा इज रिसाइडिंग इन मुंबई, नो, एलेंजा इज रिसाइडिंग इन पटना, ये भी ट्रू नहीं हो सकता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू? ऑप्शन सी मे बी ट्रू। ओके, क्वेश्चन 4, एलेंजा वाज बोर्न इन विच ईयर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1979, ऑप्शन बी इसका मार्क कर दो। ओके, तो आई होप ये आप केसेस वाली अप्रोच यहाँ पर समझ पाए, कुछ आपको इससे सीखने को मिला और ये चीज आप कैट में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं डे नंबर 80 पर कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।